हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी के बारे में। जैसे कि हम नॉर्मल डिक्शनरी की बात करते हैं जिसमें हमें कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है वो हम सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी काफ़ी इजीली। जैसे कि लेट्स से कोई वर्ड है, लेट्स से क्रिएट, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी में सेक्शन सी, जहाँ ऐसे सारे वर्ड्स जिसमें जो सी से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे जाऊँगा और फिर ये पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढूंगा और फिर मुझे उसका मीनिंग मिल जाएगा। रिलेटिवली काफ़ी फास्ट होता है ये प्रोसेस। सिमिलर आइडिया है यहाँ पाइथन डिक्शनरी में भी। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल देते हैं ये चीज़ समझने के लिए। लेट्स से एक क्लास है जिसमें अराउंड 60 स्टूडेंट्स हैं और मुझे क्या करना है, उन सब के मार्क्स चाहिए मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर में, और इस तरह से मुझे स्टोर करना है कि जिससे मैं इजीली उसको वापस सर्च भी कर सकूं। लेट्स से कोई स्टूडेंट है, उसका मार्क्स मुझे पता लगाना है तो वो मुझे जल्दी से मिल जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का एक हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन में अगर मैं स्टूडेंट का नाम लूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसा हो सकता है क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम सेम है। बेटर है कि मैं कोई ऐसी वैल्यू कंसिडर करूँ जो चेंज ना हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन ये रहेगा कि अगर मैं कंसिडर करूँ स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का आईडी और हर एक आईडी के सामने मैं मार्क्स रख देता हूँ। तो ये जो आईडी हुआ उसको हम बोलेंगे की, और जो मार्क्स हुआ उसको हम बोलेंगे वैल्यू। ये की वैल्यू की जो पेयर है उसको मैं स्टोर कर दूंगा एक सेट में, उसको ही बोलते हैं डिक्शनरी पाइथन में। और फिर क्या होगा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट है वो मार्क्स देखने के लिए आया तो मुझे बस क्या चेक करना है, उसका आईडी चेक करना है। आईडी के बेसिस पे मैं बहुत ही इजीली उसके मार्क्स क्या है वो उसे बता पाऊंगा। ये ओवरऑल आइडिया है। अब फॉर्मली देखते हैं इसको। एज यू कैन सी इट्स अ मैपिंग बिटवीन सेट ऑफ कीज एंड सेट ऑफ वैल्यूज। कीवर्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं। की जैसे कि हम यूजुअली जब यूज़ करते हैं की मतलब क्या होता है कि कोई हाउस की होती है जिससे वो अनलॉक होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी, अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट या अंडरलाइंग पर्सन की, जिससे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, राइट। जैसे कि हम इंडियन सिटीज़न की बात करें तो हो सकता है आधार कार्ड, यूएसए सिटीज़न की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी नंबर। ऐसा नंबर जो हर एक के लिए यूनिक है और वो उससे फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं कीज़। और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी। ओके, ये की वैल्यू पेयर को हम बोलेंगे एक आइटम हो गई, एंड द की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन। ये सेपरेशन भी ज़रूरी है, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि क्या की है और क्या उसकी वैल्यू है। एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। एंड अगेन, अब ये अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है वो डिपेंड करेगा आपके पाइथन वर्जन पे। अगर वो आपका पाइथन वर्जन 3.6 से पहले का है देन इट्स अनऑर्डर्ड, अदरवाइज इट्स ऑर्डर्ड। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अनऑर्डर्ड हो या ऑर्डर्ड हो। अगर अनऑर्डर्ड है तो फिर आप प्रिंट करवाओगे सारी आइटम्स तो वो सेम ऑर्डर में अपीयर ना भी हो आपके आउटपुट में। पर अगर वो ऑर्डर्ड है तो क्या होगा, लेट्स से आपने एंटर किया 1 to 10 कीज़ और उनके मार्क्स, तो वो वही ऑर्डर में आएंगे अगर आपका डिक्शनरी ऑर्डर्ड है आपके पाइथन वर्जन में। इससे ज़्यादा कुछ उतना और फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई एम जस्ट मैंशनिंग इट। अब प्रैक्टिकली हम इसको क्रिएट करके देखते हैं। जो डेफिनेशन है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान ये रखना है कि आप जो भी की बनाओगे वो इम्यूटेबल रहेगी। इम्यूटेबल मतलब क्या है कि उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, जबकि वैल्यू होगी वो चेंज कर पाओगे। इट मेक्स सेंस ऑल्सो। लेट्स से स्टूडेंट वाले एग्जांपल में स्टूडेंट का आईडी में चेंज नहीं कर सकता, पर उसके जो मार्क्स है ऐसा भी हो सकता है उसके मार्क्स रिवाइज हो और बाद में बढ़ गए या कम हो गए, तो मार्क्स जो वैल्यूज़ है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। ये ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं। एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो जैसे हमने सेट वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर मैं ऐसा क्रिएट करता हूँ, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, और बीच में कुछ नहीं लगता, तो एक्चुअल में वो डिक्शनरी क्रिएट होती है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो एज यू कैन सी इट्स एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी कुछ नहीं, वो एक सेट ही है, आप मान के चल सकते हो। बट उसमें सेट में क्या था कि कोई भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप अंदर सेव करवा सकते थे, स्टोर करवा सकते थे। बट यहाँ पे कैसा है कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइप के होने चाहिए। वो किस टाइप के, की वैल्यू पेयर टाइप के, राइट। लेट्स सी दिस। अब ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हमने क्रिएट की। इसमें हमने ये ब्रेसेस का यूज़ किया, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस इनबिल्ट फंक्शन, राइट। डिक्ट
करके एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसको कॉल कर सकते हो आप, और इसमें मैंने कुछ पास नहीं किया तो वो एम्प्टी डिक्शनरी ही बनेगी। अब एक अच्छा एग्जांपल देते हैं जिसमें हम एक्चुअल में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, यू कैन एज्यूम दिस आर नथिंग बट ID marks pairs. So first parameter is corresponding to key value है 1, या student ID is 1, and mark student ID 1 has obtained 95 marks, student ID 2 has obtained 89 marks, student ID 3 has obtained 92 marks, so on and so forth. So this is one dictionary, and this key value pairs are separated by commas, and now as you can see it's printed over here. Now next important thing is, let's say you have created it, but what's the use of this data structure if you cannot access the underlying elements which are present in the data set, right? So therefore it's equally important to access, right? And हमने ऑलरेडी देखा था कि ओके, सो इसका आउटपुट आ गया, एज यू कैन सी। ऑलरेडी हमने देखा था इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, दे वेर यूज्ड based on indexing because they were ordered data set. But यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे डिक्शनरी के केस में, we have keys. So based on keys we can identify the underlying values. So for example, let's say I am creating one more dictionary जिसमें now I have used student name as key, right? जैसे कि मोहन हो गया, एक राम हो गया, संगीता हो गया, right? So these are nothing but names and उनके corresponding उनके marks लिखे हुए हैं. Let's say I am interested in finding out what is the score of Ram. So मुझे क्या लिखना है, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जस्ट की वैल्यू, तो की वैल्यू है राम. सो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैं ये हटा दूंगा लेट्स से सिंगल कोट, तो ये मुझे सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि अब ये राम से अलग है. सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप वो डेटा टाइप चेंज ना करो, जैसे जो की में लिखा है एज इट इज़ आपको लिखना होगा जब आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो उसकी वैल्यू को. Now next is dictionaries are mutable. Mutable means that content of dictionary can be changed after it has been created. For example, let's say मोहन के मार्क्स पहले 95 थे, अब आप असाइन कर सकते हो, या let's say in this particular case I am adding one more element, let's say मीना, और उनके मार्क्स मैं एंटर कर रहा हूँ 78, और आप इंडिविजुअल जो पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है उसको भी चेंज कर सकते हो. वो देखते हैं कैसे. जैसे कि ये पर्टिकुलर केस में क्या किया है हमने, सुहेल करके एक स्टूडेंट है, उनके मार्क्स 92 है, अब आपने चेंज कर दिए 93.5. सो एग्जिस्टिंग में भी आप चेंज कर सकते हो, नए एलिमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, राइट. एक और सिंपल चीज़ जो हर बार हम चेक करते हैं, मेंबरशिप. सो मेंबरशिप चेक करना बहुत ही ईजी है. अगर वो की आपके डिक्शनरी में प्रेजेंट होगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सुहेल is present in dictionary 1, then answer will be true. And if similar to in, there is not in also. If Sohail is not in this particular dictionary, then it will print true, otherwise it will print false. But Sohail is actually present here, so therefore it will print false. Now how to traverse our dictionary, right? So there are several methods. The first method is with the help of loop. So what we can do, for each key present in this dictionary 1, we can print key and its value. So it's simple, nothing but name of the dictionary, and in square bracket you need to specify key variable, and this variable will consider all the values of keys, right? So पहले की वैल्यू होगी मोहन, so मोहन के सामने प्रिंट हो गए उनके मार्क्स which is nothing but 95. सेकंड की वैल्यू होगी राम के सामने प्रिंट हो गए उनके मार्क्स 89, so on and so forth. Now second method is, instead of specifying dict1 and in this square bracket key parameter, you can just write down value, because it's nothing but it's a value corresponding to each key, right? So this will also work. But यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जस्ट की लिखा था, हमें यहाँ पे लिखना है फॉर ईच की वैल्यू पेयर वी विल do this, and for each key value pair which is present in items of this particular dictionary, whereas here we are just writing down for each key which is present in this dictionary. थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंस है, बाकी काम हम वही कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर इनबिल्ट फंक्शन लेंथ, राइट. ये हमने पहले भी देखा हुआ है सेट और टपल और लिस्ट के केस में. लेंथ से हमें पता चलेगा हाउ मैनी एलिमेंट्स, और इन दिस पर्टिकुलर केस हाउ मैनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन द अंडरलाइंग डिक्शनरी. So 4 items are present here. Then the next one is how to create dictionary from a sequence of key value pairs. So यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स ऑलरेडी मेरे पास है, उसको मैंने एक लिस्ट में रखा हुआ है,
और अब आप उसको डिक्ट फंक्शन में पास कर दोगे तो डिक्शनरी बन जाएगी. दैट्स इट. नाउ लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट विच कीज आर प्रेजेंट इन द अंडरलाइंग डिक्शनरी. लेट्स से मैंने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर दिए, पर अब मुझे नहीं पता कितने आईडीज़ के एंटर हुए, कितनों के बाकी है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर कीज फंक्शन. से मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए. सो फॉर एग्जाम्पल मोहन, राम, देन सोहेल, संगीता, बस इन 4 के मार्क्स आए, बाकी के बाकी. देन द नेक्स्ट इज लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन द रेंज. मुझे पता लगाना है कि क्या रेंज में मार्क्स जा रहे हैं. देन आई विल फोकस ओनली ऑन वैल्यूज़. सो आई कैन कॉल दिस पर्टिकुलर वैल्यूज़ फंक्शन. सो dict1 डॉट वैल्यूज़, इससे मुझे पता चलेगा कि वैल्यूज़ क्या क्या है अभी तक जो भी मैंने डिक्शनरी में आइटम्स हैं उनकी. अब ये भी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको पूरा डिक्शनरी की हर एक आइटम को प्रिंट करवाना है. देन यू कैन गो विथ डिक्शनरी वॉट एवर द नेम ऑफ द डिक्शनरी डॉट आइटम्स. उसको कॉल करोगे तो पूरी जो भी की वैल्यू पेयर्स है सारी जो प्रेजेंट है आपके डिक्शनरी में वो प्रिंट हो जाएगी. एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे गेट फंक्शन. इससे हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यू एसोसिएटेड है फॉर द गिवन की, राइट. सो जो की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस गेट फंक्शन. एंड अगर वो की आपने गलती से कोई गलत डाल दी तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा नन. सो जैसे कि ये पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आप संगीता के लिए गेट फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा 85. बट व्हाट विल हैपन इफ यू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन फॉर महिपाल, बट देयर इज नो महिपाल इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. सो in this particular dictionary, so there is no key called Mahipal, then answer will be none. But what if I just call this instead of this? What if I am printing dict1 Mahipal, right? And there is no Mahipal here, then it's throwing me an error. So it depends upon your application. If you want that, if the underlying key is not present in the dictionary and you want an error, then you must follow this method. Otherwise you can use get. Get में क्या होगा कि अगर की प्रेजेंट नहीं होगी तो नन लिखा हुआ आएगा, वो एरर नहीं देगा. बट कभी कभी ज़रूरी होता है एरर मिलना ताकि आपको पता रहे कि ये की नहीं थी और फिर भी आपने उसके लिए सर्च किया था, राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन. द नेक्स्ट वन इज़ अपडेट. सो अपडेट में क्या है, सिमिलर टू सेट्स. जैसे सेट में क्या होता था, set1 डॉट अपडेट आपने देखा था, set2 तो वो यूनियन हो जाता था. सिमिलर टू दैट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि dict1 डॉट अपडेट dict2. सो आउटपुट आएगा आपका, पहले के जो 4 एलिमेंट्स थे वो तो रहेंगे और ये 2 एलिमेंट्स आपके ऐड हो गए और जो डिक्शनरी 2 है वो एज इट इज़ रहेगी. देन डिलीट, यू कैन डिलीट अ पर्टिकुलर आइटम विद द गिवन की. लेट्स से अब एक स्टूडेंट ने आपके क्लास से चला गया, वो आपके क्लास का पार्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको डिलीट कर दोगे. सो डिलीट dict1, बस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कौन से एंट्री अब इरिलेवेंट है तो वो एंट्री अब डिलीट हो जाएगी. जैसे यहाँ पे राम प्रोवाइड किया तो अब वो एंट्री चली गई. Similarly, you can delete some other entries too, right? And if you delete the entire dictionary, then it will throw you an error, right? So अब पूरी डिक्शनरी आपने रिमूव कर दी और फिर आप उसको प्रिंट करवाओगे तो बोलेगा कि this is not defined. Next one is clear. Just like sets, if you call clear, then your dictionary will remain, but with no items. As you can see, now it's empty dictionary. नेक्स्ट अब कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है ऑड करके, जिसमें हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स में उसका क्या मतलब होगा वो लिखा हुआ है कि 1 मीन्स ONE, 3 मीन्स THREE, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो 1 to 10 के बीच में जो नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, उनका एक हमने डिक्शनरी बना दिया. अब उसकी कीज़ प्रिंट करवाते हैं, तो ऑड डॉट कीज़ को कॉल करेंगे तो कीज़ प्रिंट हो जाएगी. वैल्यूज़ के लिए ऑड डॉट वैल्यूज़ को कॉल करेंगे तो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी. आइटम्स के लिए ऑड डॉट आइटम्स को कॉल करेंगे तो आइटम्स सारी प्रिंट हो जाएगी. लेंथ फंक्शन को कॉल किया, देन चेक कर रहे हैं वेदर 7 इज़ प्रेजेंट इन दिस डिक्शनरी और नॉट, 2 इज़ प्रेजेंट और नॉट. एंड देन वी कैन कॉल गेट फंक्शन. गेट फंक्शन से उसकी वैल्यू मिलेगी, तो जो न्यूमेरिक 9 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स में क्या होगा उसका स्पेलिंग वो हमें मिलेगा बाय कॉलिंग दिस पर्टिकुलर ऑड डॉट गेट 9 फंक्शन. एंड देन वी कैन ऑल्सो डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू की 9. सो उसके लिए जस्ट कॉल करेंगे डिलीट
odd, and then key value is 9. So now as you can see, only 4 elements are remaining in the device dictionary. Now we can talk about one program, right? One application of, let's say, dictionary. इस ये program में हम क्या करना चाह रहे हैं? Let's say write a program to enter names of employees and their salaries and let's store them in dictionary. So इसका benefit ये हो सकता है कि हमें एक सैलरी रजिस्टर मेंटेन करना है, लेट्स से, और कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी कोई पूछे तो हम जल्दी से उसको सर्च करके बता पाए, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है. सो सबसे पहले तो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, काउंट 1 कर दिया और इनिशियली एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी. देन वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम, वी विल एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑल्सो एंटर सैलरी, और नेम जो है वो आपका बन जाएगा की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैलरी होगी वो हो जाएगी आपकी वैल्यू. सो इस हिसाब से नेम्स सैलरी का एक आइटम बनेगा डिक्शनरी में, और काउंट आप बढ़ाते जाओगे जब तक काउंट की वैल्यू नम नहीं हो जाती. एंड देन यू कैन प्रिंट ऑल दिस एंट्रीज. जैसे यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है तो आप देख पा रहे हो कि ये 5 एम्प्लॉयज़ है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी हमने एंटर की, तो ऐसा एक टेबल हमें मिल गया. दैट सेम थिंग वी कैन डू वन मोर टाइम. सो यहाँ पे 3 ही एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, तो उनके पहले डिटेल्स एंटर की एंड देन वी कैन ऑल्सो फैच इट. One more interesting program, write a program to count the number of times a character appears in a particular string. So एग्जाम्पल कंसिडर करते फिर पता चलेगा. लेट्स से हेलो वर्ड करके एक हमने स्ट्रिंग लिखी है, तो इसमें हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें काउंट करनी है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल एल इज कमिंग 3 times, ओ इज कमिंग 2 times, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये कैसे करेंगे? हाँ, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. अगेन दूसरे तरीके भी है इसको करने के, बट डिक्शनरी का यूज़ करके कैसे करेंगे? सो पहले तो एक स्ट्रिंग ले ली, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी, एम्प्टी डिक्शनरी बना दी. अगर कैरेक्टर ऑलरेडी स्ट्रिंग में है फॉर दैट, सो वी आर गोइंग टू चेक दिस फॉर ईच कैरेक्टर. इफ कैरेक्टर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी देन वी विल जस्ट इंक्रीज इट्स काउंट, राइट. सो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिक्शनरी में क्या आ जाएगा. सो एक तो है कैरेक्टर जो भी होगा वो वर्क करेगा एज अ की, और उसकी वैल्यू बताएगी उसकी फ्रीक्वेंसी. सो फॉर एग्जाम्पल एच इज की एंड 1 इज इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट. सो ये एक हमारा टेम्पलेट बना डिक्शनरी का. अब हम उसमें कैसे वैल्यूज़ को मॉडिफाई करेंगे? सो हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ कैरेक्टर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिक्शनरी देन उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से 1, तो 1 को अब फिर से वो रिपीट हो रहा है कैरेक्टर, तो एक और बढ़ा दो उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट. सो और उसकी वैल्यू, राइट. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. And if it is not at all present in the our dictionary then add it, और उसको वो पहली बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या वैल्यू हो जाएगी 1. एंड देन ये पूरा हो जाए, ये सारे कैरेक्टर्स के लिए आप कर दोगे. उसके बाद आप कॉल करोगे ये फॉर लूप को, और फॉर लूप बेसिकली आप एग्जीक्यूट करोगे फॉर लूप को, जिसमें आप सारी वैल्यूज़ को की वैल्यू पेयर्स को आप प्रिंट कर दोगे. सो ये आइडिया है ये प्रोग्राम का. Okay, next is you can also have one program where you can convert your digit into words. For example 876 है तो आउटपुट में आएगा वर्ड्स में 876. तो इसके लिए भी आप एक ये इस हिसाब से एक डिक्शनरी बना सकते हो, जिसमें आपकी की होगी न्यूमेरिक वैल्यू एंड आपकी वैल्यू होगी स्पेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, थैंक यू.